हेलो एंड वेलकम माय स्वीट लिटिल स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 2 के इस वीडियो में। आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। मैंने पहला और दूसरा पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जरूर देखिएगा। और ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है यहाँ का। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी खत्म करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई होप कि आप पहले जाके वो दोनों पार्ट्स देखिए, तभी आपको ये पूरा चैप्टर डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा विथ प्योर क्लैरिटी। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। So before I actually begin with the video, here is something you should know about me. Hi, my name is सिमरन मटलानी एंड मैंने रिसेंटली अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है हिस्ट्री में। आई नो बहुत लोगों को ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट सम हाउ मुझे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एंड आई फील कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें तो ये सच में आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और ये चैनल से मेरा यही एम है कि मैं हिस्ट्री आप लोगों के लिए भी उतना ही इंटरेस्टिंग बनाऊं जितना ये मुझे लगता है कि। शुरू करते हैं एक छोटे से रिवीजन से। सो फार आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ाया है ये आप देख लीजिए। पहले पार्ट में हमने देखा कि एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी, हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया इन एंशंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। उसके बाद हमने पार्ट 2 में ये देखा कि ब्रिटिश एरा में, कॉलोनियल इंपीरियल एरा में, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स राज करते थे उस वक्त तीन आइडियोलॉजीज बनी थी। एक कॉलोनियल आइडियोलॉजी हुआ करती थी, एक ओरिएंटल आइडियोलॉजी हुआ करती थी और एक थी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। इन तीनों में हमने जाना था क्या फर्क है और क्या सिमिलरिटी है। मैंने आपको बताया था ये दोनों ही यूरोपियंस हुआ करते थे, पर इनका जो पर्सपेक्टिव था इंडिया की हिस्ट्री लिखने का वो कंप्लीट ऑपोजिट था के। और जो नेशनलिस्ट थे वो यूजुअली इंडियंस हुआ करते थे, जिन्हें ये दिखाना था इंडिया के कॉमन लोगों को कि इंडिया की एक रिच हिस्ट्री है। और ये कंप्लीट ऑपोजिट थे कॉलोनियल्स के, जो कहते थे कि इंडिया की हिस्ट्री कुछ थी ही नहीं हमारे आने से पहले। वो ये दिखाना चाहते थे कि नहीं, हमारी हिस्ट्री आप लोगों के आने से पहले भी बहुत रिच थी। सो फार हमने ये सब पढ़ा था। आप अच्छे से डिटेल में इस बारे में पढ़िएगा के पिछले वीडियोस में। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आइडियोलॉजीज दैट डेवलप्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब इनका और कॉलोनियल आइडियोलॉजीज का क्या फर्क है। कॉलोनियल पीरियड में जो बनी वो या तो यूरोपियंस ने डेवलप की या ब्रिटिश कॉलोनियल्स जो हम पे राज कर रहे थे उन्होंने लिखी, उनका नजरिया था। या तो फिर वो नेशनलिस्ट जो हिस्ट्री से कॉमन मैन को मोटिवेट करना चाहते थे फ्रीडम फाइटिंग के लिए। एक मोटिव था नेशनलिस्ट का हिस्ट्री लिखने का कि हम हमारे देश का इतिहास बताकर हमारे जो देश की जनता है उन्हें ये उनके अंदर एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, एक आग लगाएंगे कि वो देश के लिए लड़े, उनकी आजादी के लिए लड़े। वो हुआ और उसके बाद देश आजाद भी हुआ। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आइडियोलॉजीज डेवलप हुई ना, वो ब्रिटिश एरा या जो आज तक एंशियंट मिडाइवल एरा में हुई थी उनसे काफी अलग थी। अब उनका फर्क और इनका फर्क क्या था कि जब तक हम लोग इंडिपेंडेंस पीरियड में, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में चल रहे थे, जहाँ पे हम लोग फ्रीडम के लिए लड़ते थे, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त हमारी हिस्ट्री बहुत हद तक ना पॉलिटिकल हुआ करती थी कि हमें अंग्रेजों के राज से आजादी चाहिए, हमें चाहिए कि हम खुद अपनी सरकार चलाएंगे, हम खुद अपने मिनिस्टर्स इलेक्ट करेंगे और हमारे खुद रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। हमारे ऊपर किसी दूसरे देश के राजा, दूसरे देश के क्राउन का राज ना हो। तो मोस्टली जो हिस्ट्री भी थी ना वो भी पॉलिटिकल सेंटर्ड ज्यादा थी के।
पर इंडिपेंडेंस के बाद जो हिस्टोरियंस का और जो स्कॉलर्स का नजरिया था ना, वो पॉलिटिकल पॉइंट से बहुत एक्सपांड होने लगा। वो लोग सोशल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते, वो लोग उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कंसीडर करते, इकोनॉमिक नजरिए से देखते हैं, सोशल नजरिए से देखते, कल्चर को इसमें अपने क्या कैसे कह सकते हैं कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसको भी लेके आते। कैसे एक एक्सपांशन था, एक अपनी आइडियोलॉजी का, अपने हॉरिजोन का, कि अब तक आप सिर्फ, जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आपको यहाँ से बस थोड़ा सा इतना ही दिख रहा है, सीधा, एकदम सीधा। बट जैसे जैसे आप कोशिश करोगे आप अपना नजरिया घुमाने की, तो आपको यहाँ की भी चीजें और साइड की और बहुत सारी चीजें अलग अलग नजरिए से दिखेंगी। अगर आप थोड़ा देखो, ऐसे घूम के देखोगे, आगे पीछे होके थोड़ा देखोगे, तो आपको चार चीजें और अलग तरीके से दिखेंगी। तो वैसा ही था हिस्टोरियंस और पॉलिटिशियंस और स्कॉलर्स के साथ, कि वो लोग भी अपने नजरिए को एक्सपांड करने लगे थे। पॉलिटिकल से हटकर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स को कवर करते थे। जो चीजें पहले हिस्ट्री में नजरअंदाज की गई, जिस नजरिए को नजरअंदाज किया गया, उस नजरिए को कैलकुलेशन में लेना हिस्ट्री लिखते वक्त, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में डेवलप हुआ। इसमें ना तीन आइडियोलॉजीज, तीन पर्सपेक्टिव्स, तीन स्कूल्स थे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में डेवलप हुए थे। उसमें पहले थी मार्क्सिस्ट, दूसरे थे सबाल्टन, और तीसरा है फेमिनिस्ट। ये मैं इरेज कर देती हूँ कॉर्नर, अच्छे से आपको दिखेगा। तीसरा है फेमिनिस्ट। अब ये तीनों सेक्शंस, ये तीनों जो स्कूल्स थे, जो पर्सपेक्टिव्स थे, या हिस्ट्री लिखने की जो आइडियोलॉजीज थी, तीनों, ये तीनों ऐसी थी ना, जो पहले एंशियंट या मिडाइवल इंडिया में, या इवन ब्रिटिश इंडिया में भी कंसिडर नहीं की जा रही थी। अब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है ना, वो इकोनॉमिक बेस्ड है, कि दुनिया में जो होता है ना, उसका ड्राइविंग फोर्स पैसा है, कि मतलब, ये चलो मैं आपको डिटेल में आगे बताती हूँ। सबाल्टन जो है, उनका कहना है कि हमें सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटिकल एलिट के नजरिए से, यानी कि जिसमें आते हैं किंग्स, या फिर जैसे हमने देखा था पॉलिटिशियंस का राइज हुआ, क्योंकि जैसे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ देश में डेमोक्रेसी, इलेक्शन, ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की, तो पॉलिटिशियंस जैसी पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई, के पॉलिटिशियन जैसा कह सकते हो फिगर इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो एक पॉलिटिकल एलिट बन जाओ गया। आप और हम पॉलिटिशियंस नहीं है, बट जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर हम सिर्फ उनके नजरिए से हिस्ट्री लिखेंगे, कि नेहरू जी थे, गांधी जी थे, उनके बाद बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, सिर्फ उस नजरिए से हम हिस्ट्री ना लिखे। हम हिस्ट्री लिखने में कॉमन मैन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर मेजर इवेंट में, मान लो जब हम वर्ल्ड वॉर टू की बात करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा सिर्फ हिटलर का नाम याद आता है, बट उसके अलावा कितने सारे सोल्जर्स, कितनी सारी औरतें, कितने सारे कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल थे, आम जनता थी, जिन्होंने बहुत कुछ सफर किया, जिन्होंने माइग्रेट किया, जिन्होंने माइग्रेशन देखा, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, जिन्होंने अपने लोगों को खोया, अपनी फैमिली मेंबर्स की डेथ को देखा। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर को पॉलिटिशियंस की तरह एक्सपीरियंस नहीं किया, बट सच में एक आम लेवल पे एक्सपीरियंस किया। अगर पॉलिटिशियन लेवल पे देखो, तो कंट्रीज का ही झगड़ा हुआ, आपस में एक दूसरे से लड़े, बट लोगों का क्या, लोगों ने तो अलग लेवल पे सफर किया था ना। तो जब हिस्ट्री को हम, किसी भी मेजर इवेंट को जब हम कॉमन मैन के नजरिए से लिखते हैं, तो उसको आप कह सकते हो वो सबाल्टन स्टडीज हैं इनके। इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगी। फेमिनिस्ट वर्ड से ही समझ में आएगा, वुमेन रिलेटेड। हिस्ट्री में हम यूजुअली ये देखते हैं, जितने भी आपको मैंने नाम अब तक बताए होंगे, दो दो वीडियोस में पिछले, आपने देखा होगा कि उसमें हार्डली आपने कहीं देखा कि किसी आइडियोलॉजी से या किसी स्कूल से कोई औरत थी जो हिस्ट्री लिखती थी किसी पर्सपेक्टिव से। हमने नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी देखा, उसमें भी वी के राजवाड़े और सावरकर ऐसे नाम पड़े, पर कोई औरत का नाम नहीं आया।
उसके बाद यही हुआ कॉलोनियल में भी, ओरिएंटल में भी। मैक्स म्यूलर, जेम्स मिलर, विलियम जोन्स, ऑल ऑफ दीज आर मेन। कितनी बार हम देखते हैं कि औरतों के नजरिए से हिस्ट्री लिखी जाती है। जैसा मैंने कहा, यहाँ पे अगर हिटलर के नजरिए से देखो तो हिस्ट्री अलग है, कॉमन मैन के नजरिए से देखो उसमें भी आदमी और औरत का नजरिया अलग है। कई बार कॉमन मैन के नजरिए में भी सिर्फ मैन का ही नजरिया कवर किया जाता है, कई बार उसमें भी औरत का नजरिया कवर किया ही नहीं जाता। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है कि हम हिस्ट्री को लिखेंगे लेकिन उस नजरिए से कि आखिर उन इवेंट्स को एक औरत ने किस तरह एक्सपीरियंस किया। आप अगर जैसे वर्ल्ड वॉर के लिए मैं लेती हूँ कि अगर आदमी के कॉमन मैन के नजरिए से लिखोगे तो वो कहेगा कि अरे मैं जंग लड़ने गया और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये होते देखा और मेरे मुझे वो जंग लड़ने का ट्रॉमा है। पर वही आप औरत के नजरिए से देखो, जिनके फैमिली मेंबर्स, जिनके बेटे या जिनके हस्बैंड्स या जिनके ब्रदर्स जंग लड़ने जाते हैं, इनके उनका नजरिया अलग होता है कि हम पीछे अकेले थे, हमें डर लगता था, हमें कई बार माइग्रेट होना पड़ता था, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते थे, कई बार हमें न्यूज नहीं मिलती थी हमारे फैमिली मेंबर्स की। तो वो औरत का नजरिया और वही आदमी का नजरिया, सेम पीरियड है, वही जंग है, सेम पीरियड है, वही साल है, पर दोनों का नजरिया अलग है। दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम इवेंट के लिए बिल्कुल अलग है। यही फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है कि एक ही इवेंट जो आदमियों के नजरिए से लिखी गई है उसको हम औरत के नजरिए से भी पढ़ें। शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा टेक्स्ट बुक इस बारे में क्या क्या हमें बताता है। ये आपको मैंने बताया था एंशियंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद ये सब पिक्चर्स थी। एंड मिडाइवल पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी जो कि बाबर ने, बाबरी तो जो कि बाबरी लिखी, अकबरनामा था। फिर दिल्ली सल्तनत के पीरियड में भी बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स और मुगल कोर्ट, उनके कोर्ट्स में बहुत सारे स्कॉलर्स हुआ करते थे। मराठास थे, विजयनगर था, बखर के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मॉडर्न पीरियड में भी मैंने आपको कहा था कि अंग्रेज जो थे वो बहुत ही प्रिजुडिस रखते थे इंडिया की हिस्ट्री की तरफ, कि इंडिया को बहुत वो निचले इंफीरियर लेवल का समझते थे अपने से, तो वो एक नजरिया अलग था। फिर मैंने जब मॉडर्न पीरियड में भी आपको दो पार्ट्स में मैंने ये कवर किया कि एक पार्ट जो इंडिपेंडेंस के पहले हिस्टोग्राफी का व्यू था, और ये जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो हिस्टोरियोग्राफी के पर्सपेक्टिव्स आए। तो ये मैंने आपको समझाया था, आपको सारे नाम किसने क्या लिखा ये भी मैंने आपको बताया। अभी हम यहाँ पे चल रहे थे historiography in post independence period. Now along with the writings, the dynastic histories, मैंने आपको कहा डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, राजा और महाराजा, इनके इतिहास, इनकी कहानियां, इनकी जंगे, ये सिर्फ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को छोड़कर द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्रीज वर ऑल्सो बीइंग रिटन। यही बात मैंने आपको सबसे पहले कही। इंडिपेंडेंस एरा के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद का फर्क ये था कि हिस्ट्री पहले डायनेस्टीज पे फोकस थी, पॉलिटिकल इलीट्स पे फोकस थी। उसके बाद सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर को भी इंक्लूड किया गया, पर्सपेक्टिव के अंदर अपने रेंज में, अपने आई व्यू में लाया गया हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने। The scholars of post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities का इतिहास, साइंस का भी इतिहास, क्योंकि साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली, इतनी दवाइयां डेवलप हो रही थी, इतना कुछ डेवलप हो रहा था मेडिसिन में। आपको पता होगा साइंसेस में मेडिसिन के अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी कवर होता है। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे थे, एटॉमिक वेपन, जो कि इसी वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के भी पहले थी। तो सोचो आप साइंस कहाँ पहुंच गई थी। तो साइंस का भी इतिहास हुआ या नहीं, कि कहाँ पे हम कोई कह सकते हो सुपरस्टिशन से चलते थे और कहाँ हम साइंस तक आ गए, कहाँ हम एटॉमिक पावर तक आ गए। तो इसका भी तो इतिहास रिकॉर्ड होना चाहिए। यही बात हिस्टोरियंस को, दे फील द नीड, जरूरत महसूस हुई, एक जरूरत है कि हम एक समाज की और अपनी साइंस, अपने विज्ञान की और अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की और अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स की जो हिस्ट्री है वो भी लिखना शुरू करें। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वेस्ट में आप देखो, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वहां पे चलती है, इकोनॉमिक सिस्टम में वहां पे डेमोक्रेसी चलती है।
कहीं पे आप देखो यूके में वहां मोनार्की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि आप रशिया में देखो वहां पे डेमोक्रेटिक है, येट इकोनॉमिक सिस्टम यूर वेस्ट से अलग, बिल्कुल कम्युनिस्ट सिस्टम है इकोनॉमिक उनका सिस्टम। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम जो है बहुत ही मिक्स्ड है, कैपिटलिज्म भी है, यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी चलती है, गवर्नमेंट भी कुछ चीजें कुछ कंपनीज ओन करती है, तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी इवॉल्व हुआ है, एंशियंट पीरियड में अलग था, आज बहुत अलग है। अर्थशास्त्र से देखो, यहाँ आ जाकर के आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उठा के देखो, कंप्लीट डिफरेंस है, वो भी एक इकोनॉमिक सिस्टम की हिस्ट्री में आता है। कल्चरल एस्पेक्ट्स, जैसे जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो वहां की लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो वहां के फेस्टिवल्स में पार्ट लेना शुरू करते हैं। आप देखो, हम हम में से कितने लोग होते हैं, हमारे आसपास जो नेबर्स होते हैं, कोई बंगाली होता है, कोई गुजराती होता है, कोई मारवाड़ी होता है, तो हम भी उनके साथ उनके फेस्टिवल्स मनाते हैं। मतलब कितने लोग हैं जो गुजराती नहीं होते फिर भी डांडिया खेलने के लिए एक्साइटेड होते हैं नवरात्रि और फेस्टिवल्स पे। होता है, इसी को कल्चरल एस्पेक्ट कहते हैं ना, कि जब लोग मिंगल करने लगते हैं अलग अलग कम्युनिटी के, तो क्रिएट होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ टेकिंग पार्ट, एक खुशी महसूस होती है, कुछ नया सीखते हैं हम लोग। द historiography of this era has been influenced mainly by three ideological schools, जैसे मैंने कहा मार्क्सिस्ट, सबल्टन और फेमिनिस्ट। मार्क्सिस्ट को मैं आपको इस छोटे से डायग्राम से समझाती हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था खास। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि मार्क्सिज्म है क्या, और उसी के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्क्सिज्म थियोरी के नजरिए से हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है। क्योंकि ये प्योरली एक हिस्ट्री लिखने का ये तरीका नहीं है, कि नॉट अ वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, इट इज रेदर एन इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, कार्ल मार्क्स ने जब अपनी बुक लिखी थी दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उन बुक्स में उसने मार्क्सिज्म थ्योरी जब प्रपोज की तो उसका क्या मतलब था, वो मार्क्सिज्म थ्योरी थी क्या। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था ना, कि सोसाइटी में ना एक क्लास का डिवीजन होता है, अलग अलग क्लास के लोग होते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। उनका कहना था कि जो अपर क्लास होते हैं, जिसे जिसको उन्होंने कैपिटलिस्ट क्लास कहा, वो जो है ना सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड जो कि यूज होती है एग्रीकल्चर या फूड ग्रो करने में या फूड प्रोडक्शन में। जैसा मैंने कहा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जरिया, ये प्रोड्यूस करना है फूड, जरिया क्या है, जमीन। फैक्ट्री, फैक्ट्री जरिया है क्लोथ्स का। अगेन लैंड जो कि जरिया है हाउसिंग का। कैपिटलिस्ट है, वो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोड्यूस क्या है, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। क्या ओन करते हैं, लैंड और फैक्ट्रीज। ये कैपिटलिस्ट जो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये करते क्या है ओन करने के बाद, दे एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्किंग क्लास। अब देखो, आपने आजकल तो ये बहुत सुना होगा, जब भी आप देखो नया टैक्स रिजीम आता है फेब मार्च के आसपास, तो बहुत आपने न्यूज में सुना होगा कि मिडिल क्लास को क्या टैक्स रिलीफ मिला, मिडिल क्लास का एक्सप्लॉयटेशन अभी भी चल रहा है, उनको कब रिलीफ मिलेगा इन चीजों से। ये सब कैसे क्रिएट होते हैं कि चीजें, ये सब क्या टर्म्स है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स का क्या कहना था, कि जिसके पास एक जरिया होता है ना, मीन्स होता है, वो उस बंदे को एक्सप्लॉइट करता है जिसके पास वो जरिया नहीं अवेलेबल होता। अगर आपके सामने किसी को 5 रुपए की जरूरत है और आपके पास 10 रुपए है, और आपको पता है कि इस एक्स बंदे को बहुत डायर नीड है, बहुत अर्जेंट जरूरत है 5 रुपए की, तो कई बार आप देखो जिनके पास होता है ना,
वो थोड़ा सा वो एक एटीट्यूड रखते हैं कि देने में एक एहसान दिखाने जैसा, कि तुमको जरूरत है, तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, मैं तुमको दे दूंगा। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे मीन टाइप के लोग हमको मिलते हैं कि लाइफ में, कि हाँ उनके पास है, सरप्लस है उसके पास, ऐसा भी नहीं कि कम है, सरप्लस है, 10 रुपए है, लेकिन वो 5 रुपए देने के लिए भी क्या बोलेगा, तू मेरा ये काम करेगा, तू मेरा वो काम करेगा, अच्छा ऐसा कर, अच्छा वैसा कर, 5 रुपए के लिए पूरा निचोड़ेंगे। होता था ऐसा। 5 रुपए के लिए तो नहीं, पर आप समझ सकते हो कि समझ, किसी को 50,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत हो, अपने बॉस से, अपने रिलेटिव से लोग मांगने जाते हैं, उनके पास भी ऑलरेडी 1 CR का, 2 CR, 10 करोड़, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन 50,000 देने में सेम वही सेम मीन एटीट्यूड रहता है, कि एक एक्सप्लॉइटेटिव एटीट्यूड रहता है कि। तो कार्ल मार्क्स की पूरी जो थियोरी है ना, वो एग्जैक्टली यही है कि जो आप यहाँ देख रहे हो ना, कि मैंने आपको कहा 50,000 देने के लिए भी 10 करोड़ जिसके पास है, जो 1 करोड़ कमाता है वैसे साल का, वो 50,000 देने में भी कई बार एक एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर रखता है। वो सोचता है कि मैं इससे 50,000 एवं ही नहीं दे दूं, कुछ 50 काम इससे करवाऊं अलग से। कार्ल मार्क्स की पूरी थियोरी आप कह सकते हो ऐसी ही थी कि जो कैपिटलिस्ट थे, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो एक्सप्लॉइट करते थे उन क्लासेस को जिनको प्रोड्यूस की जरूरत है। आपको कपड़े की जरूरत है ना, आपको खाने की जरूरत है, आपको चीजों की जरूरत है, चीजें भी फैक्ट्री में बनती हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी चीजों को किन रेट्स पे बेचेंगे। ऐसा होता है ना। तो यही पूरी थियोरी है कि कार्ल मार्क्स की। इससे होता क्या है, पावर इम्बैलेंस, ताकत का इम्बैलेंस है, कि एक इंसान के पास पूरी जमीन है गांव की, बाकी जो गांव में 100 लोगों में से एक के पास पूरी जमीन है, बाकी 99 के पास नहीं है। पावर का इम्बैलेंस है, क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है। इन दोनों के बीच में क्या लगता है कि जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, उससे क्या लगता है कि आपको, कि इन दो लोगों के बीच में सुलह बनी रहेगी क्या, बहुत देर शांति, कोई बहुत पीस, कोई अमन चैन बना रहेगा, नहीं, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, एक दूसरे से क्लैश करते रहेंगे कि भाई क्या है तेरा, तू सब हथिया के बैठा है, पूरी जमीन हथिया के बैठा है, उसके बाद तो ऐसा एटीट्यूड दिखाता है, हमें हमारी हक की चीजें, हमें 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 खाना चाहिए, हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें चीजों की जरूरत पड़ती है, घर की जरूरत पड़ती है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा क्लासेस के बीच में। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, सीधा बगावत कर देना, भाई तुम इज्जत से नहीं दे रहे हो ना, अब हम तुमसे छीनेंगे, हमारा भी हक है हमारे गांव की जमीन पे, अब हम 99 लोग तुम एक बंदे से छीनने पे उतर आएंगे। वो क्या हुआ, सोशल और इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, बगावत। ये, आई होप आपको ये मार्क्सिस्ट थ्योरी एकदम क्लियर समझ में आई होगी। पर ये इकोनॉमिक स्टाइल हुआ, ये तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया, मतलब इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो गया। इसका हिस्ट्री में क्या काम है, ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखो, कार्ल मार्क्स ने ना ये एक बात कही थी, दैट द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing human society is the history of class struggle। कार्ल मार्क्स का देखो, सिंपल वर्ड्स में ये कोट समझाऊं तो क्या कहना था, कि इंसान का जितना भी हिस्ट्री है, जितना भी पास्ट है ना, वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है क्लास स्ट्रगल। हर एरा में, हर 1000 years में, हर 10,000 years में, चाहे जितना भी आप पीछे चले जाओ, आपको यही समझ में आएगा कि एक लोअर क्लास, एक एक्सप्लॉइटेड क्लास ने हमेशा एक अपर हाईली एक्सप्लॉइटिव क्लास के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन किया है, बगावत की है, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। कि सो बेसिकली इंसान की जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी भी ह्यूमन सोसाइटी की हिस्ट्री है, वो क्लास स्ट्रगल है और कुछ भी नहीं। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का पर्सपेक्टिव है, दैट ऑल हिस्ट्री इज क्लास स्ट्रगल। हर पीरियड में कोई ना कोई, आप देख लो, केवमैन भी होंगे ना गुफाओं में, जंगल में
रहने वाले लोग, या जब वो केव्स में, गुफाओं में रहा करते थे, तब भी कोई एक ऐसा इंसान रहा होगा जो हंटिंग करके आता होगा, शिकार करके आता होगा, और पूरा शिकार खुद के कब्जे में रखता होगा। तो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि यही इनका कहने का नजरिया था कि इंसान की सोसाइटी का जितना भी इतिहास है ना, वो सब क्लास स्ट्रगल है। उस वक्त भी वो हंट्समैन जो है, शिकारी होगा, वो कैपिटलिस्ट रहा होगा उस वक्त का, जो कि औरतों और बच्चों को या बुजुर्गों को और कमजोर आदमियों को बहुत एक्सप्लॉइट करने के बाद, बहुत उनसे फेवर्स के बाद उन्हें उनके साथ प्रोड्यूस शेयर करता होगा, या जो शिकार करके आता होगा शेयर करता होगा। आप लोग समझ सकते हो ये चीजें। यही बेसिकली पूरा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का थियोरी है। पर ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इंडिया की हिस्ट्री में कैसे बैठती है? देखो, बैठ तो जैसे ये है वैसे ही फिट हो सकती है कि इंडिया में भी लैंडलॉर्ड्स थे, इंडिया में भी पेजेंट्स थे जो जमींदारों के लिए काम करते थे। जमींदार हमने बहुत पुरानी फिल्मों में देखा है कि फिल्मों में बनाते थे कि एक जमींदार है जो विलन है, जो विधवाओं को उनकी उनकी जमीनें ले लेता है विधवाओं की, और जो बच्चे हैं उन्हें तंग करता है। जो पेजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो खेती करते हैं, उन्हें बहुत कम दाम दे रहा है मजदूरी का। या फैक्ट्री के दिखा उसके बाद इवॉल्व होता था, तो सिनेमा में दिखाते थे कि एक विलन जो फैक्ट्री ओन करता है, वो अपने वर्कर्स से कितना बुरा सलूक करता है, कितना बुरा बर्ताव करता है। कि तो बैठता है। तो देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में वो भी पर्सपेक्टिव है, बट क्लास डिवीजन के साथ साथ ना इंडिया में कास्ट का डिवीजन भी था। इंडिया में क्लास डिवीजन से ज्यादा ना कास्ट डिवीजन की तरीके से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी देखी जाती है। कि जो अपर कास्ट हुआ करते थे ना, वो लोअर कास्ट से ना बहुत सारी चीजों के मामले में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ना एक्सप्लॉइट किया करते थे। जैसे उन्हें एजुकेशन अलाउड नहीं है, उन्हें पब्लिक वेल से पानी निकाल के पीना अलाउड नहीं है। आप लोगों के लिए भाई, तुम शहर के बाहर अपने लिए पानी का इंतजाम रखो, अपना कुआं शहर के बाहर खोदो। जो अपने शहर या गांव के अंदर कुआं है, तुम उससे पानी नहीं निकाल सकते। जो गांव में टेम्पल्स हैं, तुम वहां पे तुम्हारी एंट्री अलाउड नहीं है। तुम अति शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम्हें मंदिर में आने की इजाजत नहीं है। मंदिर के बाहर बैठो या शहर के बाहर बैठो, ऐसा चलता था। कि तो ये सब एक्सप्लॉइटेशन का तरीका था। और जैसे मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं करते थे। आज भी कहीं नहीं, कई बार नहीं करते, मोस्टली करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो चलता है ये सिस्टम, आज भी चलता है। कि हालांकि हो जाना चाहिए, हम 2025 में तो हो जाना चाहिए ये सिस्टम अब तक तो एबॉलिश, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, जितना जैसे जैसे होगा। तो ये सब एक्सप्लॉइटेशन था। कि तुम हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, तुम हमारे घर के लोगों से शादी नहीं कर सकते, तुम हमारे घर के पास अपना घर नहीं बना सकते। ये हाई कास्ट लोगों की सोसाइटी है, बड़े कास्ट के सिर्फ लोग यहाँ रहते हैं। तो ये सब बहुत होता था उस वक्त। ज्यादा क्लास डिवीजन और क्लास स्ट्रगल से ज्यादा कास्ट डिवीजन और कास्ट स्ट्रगल्स थे। कास्ट स्ट्रगल पता होगा आपको, जैसे फुले थे, उन्होंने ये लीड किया। या हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अंबेडकर जी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह लिखा कि वो इन्हीं लोअर कास्ट पीपल के लिए ये ही एक्सप्लॉयटेशंस जो है ना, वो एंड कर सके। तो वो क्या था? वो कास्ट स्ट्रगल था। जैसा यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने कहा है ना कि दुनिया की हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल है, इंसानों की हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल है। वैसे ही मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी अगर इंडिया की हिस्ट्री पे अप्लाई की जाए, तो इंडिया के इतिहास में भी ये कह सकते हो कि हर हर लेवल पे, एंशियंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न पीरियड हो, कास्ट आपस में स्ट्रगल करते थे। जैसे आप देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये कहते हैं कि ये जो रिलीजन्स थे ना, वो इसी कास्ट रिजिडनेस का आउटकम थे। उनको लगता था कि देखो, एंशियंट पीरियड में जब बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत हुई, उस वक्त भी ब्राह्मण सुप्रीमेसी चलती थी। ब्राह्मण सबसे सुप्रीम है सोसाइटी में, सुप्रीम मोस्ट कास्ट है, सुप्रीम मोस्ट कम्युनिटी है सोसाइटी की। ये उस वक्त भी चलता था। तो जो लोअर कम्युनिटीज, जो लोअर कास्ट थे,
वो परेशान हो गए कि जितनी भी रिचुअल्स हैं, जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जितना भी एजुकेशन पे कंट्रोल है, वो सब अपर कास्ट ब्राह्मण्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो उन्हें एक ऐसा, एक कहते हैं ना सेवियर, एक बचाने वाले, एक मसीहा की जरूरत थी, जो कह सकते हो बुद्धिज्म और जैनिज्म के तौर पर इंडिया में शुरू हुआ। वो एक तरीके का कास्ट स्ट्रगल ही कह सकते हो था। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए। आप लोग फ्रीली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मैं आगे एक और बार ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ आगे के वीडियोस में, ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो ये था पूरा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का। अब ये देखते हैं कि आपका टेक्स्ट बुक इस बारे में क्या कहता है। द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। प्रोडक्शन का जरिया मैंने आपको बताया, लैंड और फैक्ट्री जो कि प्रोडक्शन का जरिया है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो इंसान ओन कर रहे हैं उन प्रोडक्शन के जरिए को। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी एक फैक्ट्री ओनर अपने फैक्ट्री के वर्कर से कैसा रिलेशन रख रहा है, उसको कह सकते हो इंडस्ट्री का रिलेशन। इंडस्ट्रीज में कैसे रिलेशंस बने हैं, क्या आप इज्जत से ट्रीट करते हो, बराबर वेजेस अपने पे कर रहे हो अपने वर्कर्स को, या आप उन्हें बहुत मीडियर पेजेस पे मामूली वेज देकर बहुत मामूली पगार पर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है। ये सब सेंटर थे राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। जरिया कौन ओन कर रहा है, जरिया क्या है, किस कौन ओन कर रहा है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं, ये सब सेंटर थे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के लिए हिस्ट्री लिखने में। Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें ये देखना है कि सोशल इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या रहा, किसी भी सिग्निफिकेंट सोशल इवेंट का इम्पैक्ट हमें देखना है ना, वो बेसिक थीम हुआ करता था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का। कंफ्यूजिंग लगेगी पर आपको धीरे धीरे में समझ में आने लगेगा, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी। इंडिया में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या थे? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। मैंने आपको बताया कास्ट सिस्टम पे इंडिया में मार्क्सिज्म में कास्ट से ज्यादा कास्ट पे फोकस था, क्योंकि क्लास सिस्टम से ज्यादा कास्ट सिस्टम था। Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, इंडिया में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले कौन से हिस्टोरियंस थे? दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी, डी कोसाम्बी, इनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। कॉमरेड श्रीपद अमरुद दांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कंट्रीब्यूटेड नोटेबली। कॉमरेड दांगे, इनके बुक के बारे में लिखा हुआ, इनके नहीं, बुक के बारे में नहीं, ये लिखा है कि ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट अगेन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे छोटा सा मैंने नोट दिया है। कम्युनिस्ट का मीनिंग होता है अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका इन विच जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कम्युनिटी आपस में बांट देती है, एंड ईच पर्सन उतना कंट्रीब्यूट करता है और उतना रिसीव करता है जितनी उसकी काबिलियत है और जितनी उसकी जरूरत है। बेसिकली एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है ना, एक ऐसी परफेक्ट दुनिया इमेजिन करती है जहां पे जितनी भी जमीन है ना गांव की, वो गांव वालों के जितने भी लोग हैं उसमें बराबर बंटी रहेगी, और जितने भी लोग हैं ना वो अपनी काबिलियत के हिसाब से कंट्रीब्यूट भी करेंगे अपने रिसोर्सेस, और जो उनकी जरूरत है उतना वो लेंगे सोसाइटी से। एक एक तरीके का बार्टर सिस्टम कह सकते हो कि अगर एक बंदे के पास जमीन है और किसी पर्टिकुलर ग्रेन को उगा रहा है, दूसरे के पास जमीन है वो कॉर्न को उगा रहा है, वो लोग बार्टर करेंगे अपने नीड्स के हिसाब से। एक तरीके का परफेक्ट वर्ल्ड कम्युनिज्म दिखाता है। सो कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे कॉमरेड दांगे। देन प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, the book written by him represents Marxist historiography. प्रिमिटिव कम्युनिज्म, शुरुआती कम्युनिज्म से स्लेवरी तक। पहले पहले इनका किसका क्या मतलब, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। जब हम बात कर रहे हैं केवमेन, जब लोग लिखते पढ़ते कुछ नहीं थे,
सिर्फ हंट करते थे और कह सकते हो कल्टीवेट करते थे, ग्रो करते थे, अनाज उगाते थे। उस वक्त प्रिमिटिव कम्युनिज्म जितना भी ग्रो हुआ है, जितना भी शिकार से हमने प्रोड्यूस हमारे पास है, जितनी भी जमीन है, वो सब बराबर बंटी हुई है। वहां से लेके इंसान स्लेवरी तक कैसे चला, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पे इनकी एक बुक है, ये दिखाती है कि इंसान इकोनॉमिक तरीके से बिल्कुल एंशियंट टाइम से लेके आज तक कैसे डेवलप हुआ, क्या तरक्की हुई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से। सबाल्टन, द सीड ऑफ सबाल्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये भी एक तरीके से कह सकते हो कि सबाल्टन आइडियोलॉजी जो ग्रो हुई थी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में से ही ग्रो हुई थी। बट इसका फर्क थोड़ा अलग क्या है इसमें, कि ये सिर्फ इस बात पे फोकस नहीं करती कि मींस ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, कौन सी कम्युनिटी एक्सप्लॉइट हो रही है, कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास, इस पे ही फोकस नहीं था। इसका टोटल फोकस क्या था, जितनी भी हिस्ट्री है ना, वो हम लोग बॉटम मोस्ट रैंक, जिन लोगों को नजरअंदाज किया गया है ना सोसाइटी में, उनसे, उनके नजरिए से लिखें। इसमें आपको करीबन 4 नाम है जो इंपॉर्टेंट है। एक, एंटोनियो ग्राम्स्की, जो कि एक इटालियन हिस्टोरियन थे, उनका रोल था इसकी डेवलपमेंट, इसकी फाउंडिंग में। आइडिया क्या था, हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द सोसाइटी। इनफैक्ट सबाल्टन वर्ड का मतलब ही है बॉटम मोस्ट रैंक। आपने मिलिट्री रैंक्स के बारे में सुना है कि हाईएस्ट रैंक के ऑफिशियल से लेके लोएस्ट सिपाही तक, लोएस्ट सोल्जर तक। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो कहना था ना कि जो लोएस्ट रैंक पे लोग हैं ना, वहां से शुरू करके आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ो, हायर रैंक्स की तरफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हिस्ट्री को हायर रैंक के नजरिए से लिखो, नहीं, शुरू नीचे के पोस्ट, नीचे मोस्ट जो रैंक पे है ना, उनसे करो हिस्ट्री लिखने की शुरुआत। ये सबाल्टन हिस्ट्री एंटोनियो ग्राम्स्की की आइडियोलॉजी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है मिस्टर रंजीत गुहा। इनकी एक बुक है, इनफैक्ट 2 बुक्स हैं, आई थिंक यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। एक है एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट पेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में पेजेंट्स, जो कि फार्मर्स, वर्कर्स, लेबरर्स थे, उनकी इंसर्जेंसी, उनकी बगावत के एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो, यानी क्या हो गया, पेजेंट जो लोअर में मोस्ट है हमारी सोसाइटी में, जिनकी जिनके रिवॉल्ट को कई बार नजरअंदाज किया जाता है, उनके लेवल से ये कॉलोनियल इंडिया की हिस्ट्री लिख रहे हैं। इनका क्या कहना है कि ये सिर्फ गांधी जी या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जिन्ना और सरदार सरदार पटेल, गंगाधर तिलक, सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का काम नहीं था कि बगावत करना अंग्रेजों के खिलाफ। पेजेंट्स में भी एक बगावती एटमोस्फियर था, उनके अंदर भी एक बगावत की एक चल रही थी, एक मोशन चल रहा था, कुछ हलचल रहती थी। उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा किया जो वो अंग्रेजों के सरकार के खिलाफ था। द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, आपको इसके टाइटल से ही समझ में आएगा कि जो लोग कॉमन लोग हैं, जिनको स्मॉल वॉइसेस कहते हैं देश की, उनके नजरिए से हिस्ट्री लिखना। Folklore has been considered as very important source of writing subaltern histories. अगर मैंने कहा, हर एक कम्युनिटी के कई बार ना फोल्कलोर्स होती हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ कम्युनिटीज में एक तरीके की स्टोरीज बहुत फेमस होती हैं कि कहीं पे गॉड्स और गॉडेसेस की स्टोरीज बहुत फेमस होती हैं। आप देखिए ग्रीक फोकलोर है, वहाँ की गॉड गॉडेसेस रिलेटेड स्टोरीज हैं। फिर आप अगर इंडिया में भी देखो तो जो स्टोरीज आपको, रीजनल स्टोरीज आपको महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण एरियाज में सुनने मिलेंगी, वो आपको ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा साइड वैसी स्टोरीज नहीं है। और जो साउथ इंडिया में कई बार हम देखते हैं ट्रेडिशनल पुरानी फोल्क है, फोक स्टोरीज हैं, वो अलग है हमारी कहानियों से। तो वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री लिखने का। क्यों? क्योंकि लोकल लोगों ने अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में एक से दूसरी जनरेशन में वो स्टोरीज सुनाई हैं कि
आप भी कई बार अपनी फैमिली की आप स्टोरी सुनते होंगे जो आसपास बाहर कहीं किसी को नहीं पता होगी, बट वो आपके फैमिली आपके सोसाइटी के अंदर रहती है कि, तो वह एक इम्पोर्टेंट सोर्स है कि Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. ये था 1980s में आई थिंक, जब सर रंजीत गुहा हिस्टोरियन थे जो कि उन्होंने ये स्कूल स्टैब्लिश किया, और एक इम्पोर्टेंट स्कूल था ये हिस्टोरियोग्राफी लिखने का। कि हाँ, ये बात तो सच है, अब तक जितनी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम राजा के नजरिए से पढ़ते हैं, हम इंग्लिश जो गवर्नर्स थे, वॉइस रॉयस थे, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिटिशियंस थे, हम सिर्फ इनके ही नजरिए से हिस्ट्री और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब हम सिर्फ इनके नजरिए से पढ़ते आए हैं सो फार। आज भी आपके टेक्स्ट बुक्स में हिस्ट्री उन्हीं के नजरिए से कई बार लिखी गई है, बट उन लोगों का क्या, जो कॉमन मैन थे, जो पेजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे, जो औरतें थी, उनके नजरिए से हिस्ट्री का क्या, उनके नजरिए से हिस्ट्री बिल्कुल अलग है कि However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Jyoti Rao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar. ये मैंने आपको कहा ना, ये था कब, 1980s में, जब सर रंजीत गुहा सर ने सबाल्टन हिस्ट्री को कह सकते हो ऑफिशियल तरीके से या फॉर्मल तरीके से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था अपनी किताबों के जरिए। पर 1980s में इनके हिस्ट्री पर्सपेक्टिव लिखने से पहले, इनके सबाल्टन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखने से पहले भी महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ ऐसी बुक्स लिखी थी और कुछ उनके ऐसे लेक्चर्स थे, कहाँ कहीं उनके कुछ ऐसे काम थे जिनसे हमें पता चलता है कि सबाल्टन जो हिस्टोरियोग्राफी है वो कंप्लीटली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में डेवलप नहीं हुई थी, वो उससे पहले भी डेवलप हुई थी। उससे पहले भी आप कह सकते हो छोटी सी चिंगारी की तरह उठे थे कि कैसे महात्मा फुले का एक काम था, उनका एक बुक था गुलामगिरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। उनकी इस बुक में गुलामगिरी में उन्होंने अटेंशन किस बात पे लिया, एक्सप्लॉयटेशन जो औरतों का, शूद्र और अति शूद्र का होता है रिलीजन के नाम पे। द टर्म शूद्र अति शूद्र इंडिकेट्स बॉटम मोस्ट रैंक इन कास्ट सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया कास्ट सिस्टम इंडिया में क्लास सिस्टम से ज्यादा प्रेवलेंट था। तो अगर आप यही वेस्ट में देखोगे तो वेस्ट में वो लोग क्या कहेंगे सबाल्टन के लिए कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके नजरिए से हिस्ट्री लिखो। पर इंडिया में क्लास से ज्यादा कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लोअर मोस्ट कास्ट यानी शूद्र, अतिशूद्र, अनटचेबल्स जो हैं वो लोअर मोस्ट बॉटम मोस्ट रैंक्स थे कास्ट सिस्टम में, इस कास्ट सिस्टम में। तो हमारे लिए यही हमारी सबाल्टन पर्सपेक्टिव है कि हिस्ट्री हम लोअर मोस्ट कास्ट के तरीके, कास्ट के पर्सपेक्टिव से लिखें। और जो ये बुक है ना गुलामगिरी, ये इसी शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटीज के इतिहास पे, उनके साथ जो शोषण होता है, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है धर्म के नाम पे, उसी पे ये किताब लिखी थी उन्होंने। गुलामगिरी, गुलाम वर्ड से ही समझ में आता है स्लेवरी, जिसमें इन्होंने जो ट्रीटमेंट अपर कास्ट लोअर कास्ट लोगों के साथ करती है, वैसा ट्रीटमेंट वेस्ट में, यूरोप में और अफ्रीका, यूरोप में और अमेरिका में लोग स्लेव या गुलामों के साथ करते हैं। तो उन्होंने लोअर कास्ट को, इंडिया की लोअर कास्ट की हालत को अमेरिका के गुलामों की हालत से कंपेयर किया था। कई बार मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इलेबोरेट हो जाती है क्योंकि मेरा सोचना होता है कि मैं इंश्योर करूं कि आपको बात अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको कहीं लगे कि मैं बहुत रिपीट करती हूँ, आई एम सॉरी, मेरा वो काम है कि मैं आपको हिस्ट्री टू द पॉइंट तो नहीं समझा सकती, बट एलॉबरेटली कंप्लीट आपको एक एक्सप्लेनेशन देने का ज्यादा फोकस रखती हूँ। मैं इन शॉर्ट रखने से ज्यादा फोकस रखती हूँ कि आपको बात समझ में आए, चाहे आपको एक बात मैं 3 बार तरीके से समझाऊं, 3 एग्जाम्पल्स क्यों ना देने पड़े। The role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various culture and political aspects of India.
इंडिया में दलित कास्ट, शूद्र, अतिशूद्र, इन्होंने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। बट ये है ना कि मेजोरिटी जो हिस्ट्री लिखी गई है ना, वो अपर कास्ट, हायर कास्ट लोगों के नजरिए से ज्यादातर, और लोअर कास्ट कम्युनिटी को इग्नोर करते हुए लिखी गई है। वरना लोअर कास्ट कम्युनिटीज में भी बहुत सारी ऐसी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी उनकी ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिनको हम लोग नजरअंदाज करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक निचली जाति से आते हैं। होता है ना, कई बार हमारा भी प्रिजुडिस होता है कि किसी को सोच के हम भी देखते हैं कि ये लोअर कास्ट का है, इसमें कोई टैलेंट होगा क्या, या इसका कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा क्या सोसाइटी में। बट ऐसा नहीं है, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। कि अगर उस प्रिजुडिस को हटा कर देखें तो हमें हिस्ट्री में भी लोअर कास्ट कम्युनिटी का जो रोल है ना, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारे इतिहास में, हमारे पास जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है, जितना भी हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, जितना हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हर जगह उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज भी रहा है, आज से 100 साल पहले भी था। तो हिस्ट्री में भी हमें उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके नजरिए को इंक्लूड करना चाहिए। It is very significant in shaping various cultural political aspects. इंडिया के कल्चर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को शेप करने में, रंग रूप देने में उनका भी बहुत हाथ था। इंडिया की आज़ादी में भी, आज़ादी के बाद इंडिया को जो आज हमने बनाया है 75 ईयर्स में, उसमें भी। However, their role was not duly acknowledged. एक्नॉलेज करना कि हाँ भाई, हम जानते हैं, हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि भाई तुमने बहुत मेहनत की है। कोई आप काम करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आपको टीचर कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो होता है एक्नॉलेजमेंट आपकी मेहनत पर हमने जो है ओवरऑल हिस्टोरियंस में, कि जो दलित कास्ट है, जो लोअर कास्ट है, उनका रोल हमने उनको ड्यूली, जो उनका हक है, जो उनका ड्यू है, वो एक्नॉलेजमेंट हमने उन्हें नहीं दिया है। कि कॉलोनियल और नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, जैसा मैंने बताया था, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्ट्री हमारे आने से पहले इंडिया की कुछ है नहीं। नेशनलिस्ट, उनका काम था पॉलिटिकल इलाइट्स पे ज्यादा, जो हमारे राजा महाराजा हैं, उनके इतिहास को, उनके शौर्य को दिखाकर लोगों को, कॉमन मैन को इंस्पायर करना। तो इन दोनों ही हिस्टोरियोग्राफी के जो स्कूल्स है ना, इन्होंने इस बात पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया, इस बात पे ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि हम लोअर कास्ट जो लोग हैं उनके भी रोल को अपनी हिस्ट्री में लिखें। कॉलोनियल तो बिल्कुल नहीं, बट नेशनलिस्ट से भी कई बार ये इग्नोरिंग हुई है। ये एक तरीके का, मैंने आपको आई थिंक बताया था कि ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एक डाउन साइड है, या एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ पकड़ सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे इंडिया के इतिहास के बहुत इम्पोर्टेंट फिगर्स को तो कवर किया, बट कॉमन मैन और लोअर कास्ट को कई बार इग्नोर किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट, कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट। अम्बेडकर जी को ये बात दिख गई कि भाई लोअर कास्ट ने भी तो इतना कंट्रीब्यूट किया है, फिर वो चीजें इतिहास में लिखी क्यों नहीं गई। यही बात उन्होंने इंसिस्ट की कि लिखी जानी चाहिए। और इसी बात को इंसिस्ट करने के लिए उन्होंने 2 बुक्स लिखी, हु वर शूद्रस एंड द अनटचेबल्स। इसको आप साइट कर सकते हैं एज एग्जाम्पल ऑफ सबाल्टर्न टाइप ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री बॉटम मोस्ट रैंक, इंडिया के सोसाइटी में बॉटम मोस्ट रैंक है शूद्रास, अनटचेबल्स, जिनके नजरिए से हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। और उनको हाईलाइट करते हुए अंबेडकर जी ने ये 2 बुक्स लिखी थी। ये एक एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है सबॉल्टन टाइप ऑफ हिस्ट्री का। सो आप लोग ये 2 नाम याद रखिएगा, एक फुले, एक अंबेडकर। इन्होंने कह सकते हो रंजीत गुहा के पहले के ये थे जिन्होंने सबॉल्टन नजरिए से हिस्ट्री लिखी, या सबल्टन हिस्ट्री पे इंसिस्ट किया। और डेवलपमेंट किसकी थी, एंटोनियो ग्राम्स्की की, जो कि एक इटालियन हिस्टोरियन थे। उन्होंने उनका ये कोर कॉन्सेप्ट था कि हिस्ट्री को पॉलिटिकल एलाइट के नजरिए से नहीं, बल्कि कॉमन मैन के नजरिए से भी लिखा जाना चाहिए। लास्ट है हमारा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसके बाद खत्म करेंगे। Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in writing of Indian history. Dr. Ambedkar, Phule, and then V.K. Rajwade, V.D. Savarkar, फिर फ्रेडरिक म्यूलर, एडवर्ड सेड, एंड देन यहाँ पे विलियम जोन्स, एल्फिंस्टन, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जेम्स मिल, ये सब कौन है, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल।
सब आप नाम देख लो, प्राइमरीली जितना कुछ आपने अब तक पढ़ा उसमें प्राइमरीली हमने आदमियों का नाम पढ़ा। इसका नतीजा, रोल्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड। अंबेडकर जी ने क्या इंसिस्ट किया, लोअर कास्ट ने भी कंट्रीब्यूट किया है इंडिया को, इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया के इतिहास में उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी भी एक जगह है, वो उन्हें मिलनी चाहिए, वो एक्नॉलेजमेंट वो डिजर्व करते हैं। वैसा औरतों के साथ हुआ, उनके भी रोल्स और अचीवमेंट्स जो थे वो नेग्लेक्ट हो गए उनको। और टू हाईलाइट दिस फैक्ट, यही बात हाईलाइट करते हुए फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने बहुत इंपॉर्टेंट काम लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत कुछ इन्होंने काम किया ये दिखाने के लिए कि औरतों का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया के इतिहास में। ऑल्सो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री। आपको पता है बहुत बार ना इंडिपेंडेंस पीरियड में, जब इंडिया फ्रीडम के लिए लड़ता था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो बहुत सारी औरतें थी जो गांधी जी के साथ उनके सत्याग्रह पर, सत्याग्रह में सपोर्ट करती थी। बहुत सारी औरतें थी जो कई बार ज्वेलरी अपनी सेल आउट करती थी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया आजाद हो। तो एक कंट्रीब्यूशन है ना कि आप अपने गहने दे देते हो इंडिया की आजादी के लिए, उनको फंड करने के लिए। फिर बहुत सारी औरतें थी जो अपने आसपास जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनकी ऑटोबायोग्राफीज लिखा करती थी, ऑटोबायोग्राफी नहीं बायोग्राफी लिखा करती थी। तो वो एक कंट्रीब्यूशन है ना कि एज अ वुमेन मुझे ये दिखता है कि मेरे सामने ये एक फ्रीडम फाइटर है जो देश के लिए लड़ रहा है, और मैं सोचती हूँ कि मैं इसकी लाइफ, इसकी स्ट्रगल्स, इसने जो हमारे लिए देश के लिए किया वो मैं रिकॉर्ड रखूं, या अगर मैं खुद भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ तो वो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखूं। तो वो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। वो हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं औरतों की, तो उन्हें भी कंपाइल करना, स्टडी करना इंपॉर्टेंट है फेमिनिज्म में। तो दो बातें हुई, एक, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को औरतों के नजरिए से लिखना इंपॉर्टेंट है, दूसरा औरतों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया ये नोट करना, और तीसरा औरतों ने जो लिखा है हिस्ट्री का, अपने पीरियड का हिस्ट्री को रिलेटेड, उस पे स्टडी करना, उसको कंपाइल करना, उसको भी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में उतनी जगह मिले। तो ये आप कह सकते हो तीन चीजें जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के लिए, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एम है। It was also necessary to rethink of women's position in the society, in history, इतिहास में औरत की जगह। जैसे मैंने कहा, बहुत औरतों ने गहने दिए थे, बहुत औरतों ने फंड्स दिए थे, बहुत औरतें खुद सत्याग्रह पर बैठती थी गांधी जी के साथ, अलग अलग शहरों में लीड करती थी। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में कितनी सारी थी जो पॉलिटिक्स में आई, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, जिन्होंने इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई बार कंट्रीब्यूशन किया, पर वो आगे की बात है। Among women authors writing about women in 19th century, 19th century मतलब 1800s, Tarabai Shinde was the foremost. She wrote attacking the male-dominated social system. Male-dominated social system, basically patriarchy या पितृसत्ता and the caste system. Her book स्त्री पुरुष तुलना, ये एक मराठी बुक है, पब्लिश इन 1882। इसको इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक कहा गया है। याद रखिएगा, ताराबाई शिंदे की बुक स्त्री पुरुष तुलना जो 1882 में लिखी, एक मराठी बुक है, इसको इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक कहते हैं। इससे पहले भी फेमिनिस्ट रिलेटेड बुक्स लिखी गई थी, बट इंडिया में नहीं, यूरोप में। ये थी इंडिया की पहली। In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published, जिसका टाइटल था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। सिर्फ हिंदू वुमेन नहीं, सिर्फ वुमेन नहीं, हिंदू वुमेन, और सिर्फ हिंदू वुमेन नहीं, सिर्फ हाई कास्ट वाली हिंदू वुमेन। तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही, एक कह सकते हो प्रिविलेज टाइप का, कि एक तो हाई कास्ट, फिर हिंदू वुमेन, और सिर्फ वुमेन। उसके बाद है द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस, देयर राइट्स टू पॉलिटिकल इक्वलिटी एक्सेट्रा। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या मुद्दे थे?
ये तो प्री प्री इंडिपेंडेंस हो गया ना, कि जो पंडिता रमाबाई जी ने लिखा या जो ताराबाई शिंदे ने लिखा, वो तो उस वक्त हुआ जब फ्रीडम स्ट्रगल थी, जब सोशल रिफॉर्म्स चलते थे। आजादी के बाद किन मुद्दों पर फेमिनिस्ट लिटरेचर है, जो फेमिनिज्म रिलेटेड बुक्स हैं, वो किस बारे में क्या लिखते हैं, कि वो औरतों की एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज, उनसे उनके वर्क प्लेस पर किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसा ट्रीटमेंट उनके साथ, कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि मेल एम्प्लॉयज को अलग प्रिविलेजेस और सैलरीज मिलती हैं, औरतों को अलग प्रिविलेजेस और सैलरीज मिलती हैं। दैट्स इनइक्वालिटी, बिकॉज वो वर्क प्लेस इनइक्वालिटी है। उसके बाद देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, सरकार में भी औरतों की जगह है। आपको पता नहीं, पता होगा या नहीं, अभी तो नहीं है, बट 33% रिजर्वेशन जॉब्स में औरतों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में इंट्रोड्यूस की गई थी। पॉलिटिकल इक्वालिटी, म्युनिसिपल जो कम्युनिटीज ये हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो रिप्रेजेंटेशन है ना हमारा, कि हमारी हमारे बिहाफ पे वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे। तो उसमें औरतों का भी हक है कि औरतों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सरकार में। तो political equality among the recently published feminist literature, recent publishes में क्या है, मीरा कोसाम्बी की बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री इज ऑफ इम्पोर्टेंस। नाम याद रखिएगा। आपको मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप किसी ट्रिक से याद नहीं कर सकते, आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है किस कौन सा बुक किसने लिखा था। अगर आपको सच में याद रखने में डिफिकल्ट हो रही है, कोशिश करिए, आप ये नाम है गूगल पर सर्च करिए, देखिए कि मीरा कौसाम्बी ने इस बुक में क्या लिखा है। इस हिसाब से कई बार आपको याद रहेगा कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, जब आपको पता होगा कि उस ऑथर ने अपनी बुक में लिखा क्या। सो ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट लिटरेचर है, पर एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या बातें लिखी ये आप सर्च करिएगा। इट कंटेन्स ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रुखमाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ऐसे है लाइफ स्टोरीज किसकी, पंडिता रमाबाई जी की और डॉक्टर रुखमाबाई की। इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहाँ पे मैंने कमेंट्स में डाली भी है, कि इनकी जो है ना स्टोरी, ये इंडिया का पहला डिवोर्स कह सकते हैं। इनकी शादी हुई थी जब ये 11 साल की थी, और उनके जो हस्बैंड थे वो 19 ईयर्स के थे। तो उन्होंने, ये कहते हैं कि इंडिया का पहला डिवोर्स था, और जिसमें कहते हैं कि क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की खुद इन्वॉल्व भी थी। सो वो श्योर नहीं है कि कितना सच है, बट कहते हैं कुछ उसके, आई थिंक सॉलिड एविडेंसेस नहीं है इस बात के, बट सिर्फ कहते हैं रूमर्ड है या स्पेक्यूलेटेड है ये बात। ये पहला डिवोर्स था, और पहली लेडी थी जो डॉक्टर बनी, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. दलित वुमेन इन महाराष्ट्र। अच्छा, जो रुक्माबाई जी थी ये भी महाराष्ट्र की ही थी, और बहुत सारा लिटरेचर है जो दलित औरतों के, सिर्फ हाई कास्ट औरतें नहीं, दलित औरतों के जो महाराष्ट्र की हैं उनके बारे में लिखा गया है। डॉक्टर शर्मिला रेगिस वर्क इस कंटेक्स्ट में, जो कि है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज, इंक्लूड्स हर ऐसे ऑन ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। इन्होंने कई सारी दलित औरतों की ऑटोबायोग्राफीज लिखी इसमें, इस बुक में। राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, कास्ट कौन सी, दलित, जेंडर कौन सा, फीमेल, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज, बेसिकली ऑटोबायोग्राफी, उनकी विटनेस है, वो खुद अपनी कहानियां इन्हें बताती हैं, और वो उन्होंने एसेस के तौर पर, एक निबंध के तौर पर अपनी बुक में लिखी। Do you know publication of Marathi Riyasat by G.S. Sardesai was a momentous achievement in the field of Indian historiography. इंडिया की हिस्ट्री राइटिंग का एक माइलस्टोन था जब G.S. सरदेसाई ने ये बुक मराठी रियासत पब्लिश की थी। तो वो इंडिया की हिस्ट्री लिखने का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का। इस काम की वजह से वो इतने फेमस हुए कि लोगों ने उन्हें रियासत कर कहना शुरू कर दिया। रियासत कर G.S. सरदेसाई कहने लगे लोगों ने, या रियासत कर सरदेसाई। अच्छा, आगे क्या है,
ये है हमारा एंडिंग कंक्लूजन पार्ट कि देयर हैव बीन नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु रोट विदाउट एम्ब्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, कई सारे थे जो किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में, किसी भी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में रह के नहीं लिखते थे। कि कहते हैं ना फ्री स्टाइल ड्राइंग या फ्री स्टाइल राइटिंग होती है, या किसी बॉक्स में रह करके नहीं सोचते आउट ऑफ द बॉक्स, या हर आइडियोलॉजी के लिए ओपन रहते हो। ऐसे भी कुछ हिस्टोरियंस थे जो ये नहीं कहते थे कि नहीं मैं सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्या कहते हैं, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखूंगा, या मैं सिर्फ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखूंगी। कुछ हिस्टोरियन सिर्फ हिस्ट्री लिखने से कंसर्न रहते थे, उनको नहीं फर्क पड़ता था कि मैं कॉमन मैन को भी कवर करूं, मैं डायनेस्टीज भी कवर करूं, मैं कॉमन मैन भी कवर करूं, मैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स भी कवर करूं। वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में रहकर नहीं लिखा करते थे। जैसे कि हिस्टोरियंस थे सर जडूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकर जी एस सरदेसाई, जिसका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया इनका नाम। इनकी मराठी रियासत जो थी वो एक आइडियोलॉजी में नहीं फिट थी, इनमें से किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में नहीं थी। के एंड त्रिम्बक शंकर शेजावलकर आर नोटवर्दी। सर जरूरत सरकार के मैं आपको रिकमेंड करूंगी। सर रियासत कर सरदेसाई जी के भी बुक्स हैं जो, ये आप इनके बारे में एक बार जरूर सर्च करिए। ये है ना आप लोगों का होमवर्क है। आई नो आप लोग टेंथ में आपको लगेगा होमवर्क दे रहे हो, बट इंटरेस्टिंग है, करके देखिए, बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको सर जरूरत सरकार की कौन सी बुक इंटरेस्टिंग लगी, या रियासत कर जी एस सरदेसाई की ये जो मराठी रियासत किताब है इसमें आपको क्या मिला। ये आपका होमवर्क है, चाहे आप लोग अभी करें चाहे बोर्ड एग्जाम्स के बाद करें, नोट करके रखें। जैसा कि यहाँ पे लिखा है ये नोट वर्दी है, पढ़ने लायक चीज है ये। In the recent times, historians like Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha have contributed extensively to the historiography of modern India. Modern India के बारे में लिखा कर इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ये भी नाम आप सर्च कर सकते हैं। Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by social and political movements. Social movements, कास्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल और पेट्रियार्की के अगेंस्ट स्ट्रगल, मतलब जेंडर स्ट्रगल भी और कास्ट स्ट्रगल भी, दोनों इंडिया में हुई थी। ये सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी थी, ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थी। तो कह सकते हो कि इंडिया की हिस्टोरियोग्राफी, इंडिया का इतिहास लिखने में एक इन्फ्लुएंस किस चीज का है, अपने सोशल मूवमेंट्स का। और वो सोशल मूवमेंट्स क्या है, कास्ट स्ट्रगल, जेंडर स्ट्रगल, लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करना है, औरतों को अपलिफ्ट करना है, तो वो क्या है, सोशल स्ट्रगल है। और इसी सोशल स्ट्रगल का नतीजा, इसी सोशल स्ट्रगल से इन्फ्लुएंस में आकर क्या बना, सबाल्टर्न स्कूल, फेमिनिस्ट स्कूल, इवन मार्क्सिस्ट स्कूल। पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जैसे मैंने कहा फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया को राज करना है, ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पे राज कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम खुद ही अपना सेल्फ गवर्नेंस चलाएं, हमारी खुद की सरकार हो, हमें दूसरों का कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है कि इंडिया को पॉलिटिकली आजाद करना है अंग्रेजों से, उनकी सरकार हटानी है, अपनी सरकार अपने हिसाब से चलानी है, तो पॉलिटिकल मूवमेंट है। पॉलिटिकल मूवमेंट का इन्फ्लुएंस था, इसीलिए कौन सा स्कूल डेवलप हुआ, नेशनलिस्ट स्कूल डेवलप हुआ। सॉरी मैंने यहाँ पे एम लिख दिया, नेशनलिस्ट स्कूल। तो क्या हुआ, ये सेंटेंस समझ में आया। एविडेंट क्या है कि इंडिया की हिस्टोरियोग्राफी इन्फ्लुएंस हुई है ग्रेटली सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स से। इट सीम्स दैट some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements। जैसा कि मैंने कहा कुछ लोगों ने इन्हीं आइडियोलॉजीज पे रहकर इतिहास नहीं लिखा, कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस किया रेदर देन किसी एक पर्सपेक्टिव में खुद को बांध लेने के बजाय। तो ये भी एविडेंट है कि काफी हद तक इंडिया की हिस्टोरियोग्राफी इन मूवमेंट्स के इन्फ्लुएंस के बाहर भी डेवलप हुई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेमिनिज्म और सबाल्टन स्कूल बना या नेशनलिस्ट स्कूल बना, नहीं, इसके बाहर भी था। जैसे कॉलोनियल
जैसे ओरिएंटल, अभी वो लोग तो जेंडर कॉलोनियल था या ओरिएंटल स्कूल था। जैसे ओरिएंटल स्कूल का क्या लेना देना था कि अंग्रेजों को, जिनको लगता था कि इंडिया की हिस्ट्री रिच है, उनकी लैंग्वेज बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत अलग है, उनका इतिहास बड़ा ही खूबसूरत है, उसको भी पढ़ा जा सकता है, तो वो क्या था, वो कोई जेंडर या कास्ट इक्वलिटी के लिए थोड़ी ना लड़ते थे, या वो इंडिया की आजादी के लिए थोड़ी ना लड़ रहे थे। उनका कोई ऐसा एम तो था नहीं, तो वो तो सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बाहर है ना उनकी। उनका तो पूरा मोटिवेशन ही अलग है हिस्ट्री पढ़ने का इंडिया का। फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। आपके सही सही आंसर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जो साल था 1861। ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश इन जर्मन, मैंने आपको कहा एक जर्मन हिस्टोरियन जो कि ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव का है, वो है फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। इनकी आप नाम याद रखिएगा। इन्होंने वेदास को भी, ऋग्वेद को भी ट्रांसलेट किया था, और बहुत कुछ इनका काम था इंडिया की हिस्ट्री लिखने का। उसके बाद आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, मैंने अभी आपको कहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सबाल्टन स्कूल। होवर्ड द शूद्रस, इन्होंने लिखा था स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ताराभाई शिंदे जी की बुक थी इनकी। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये गलत है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव नहीं था। ग्रैंड डफ, यस, कॉलोनियल, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से लिखते थे। प्रेजुडिस था ग्रैंड डफ के कि इन्होंने जब मराठास की हिस्ट्री लिखी उसमें बहुत बहुत कुछ एरर था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये था नेशनलिस्ट स्कूल का। अगर आपको याद हो तो वीर सावरकर जी थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी ये कहने के लिए कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो इंडिया की फर्स्ट वार थी इंडिपेंडेंस के लिए। पहली जंग जो इंडिया की आजादी के लिए लड़ी गई वो थी। वो सिर्फ एक मामूली सिपाही सिपाही म्यूटिनी नहीं थी कि सिर्फ सिपाहियों ने बगावत कर दी, नहीं, वो इंडिया की पहली जंग थी आजादी के लिए। तो नेशनल स्कूल है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री नहीं है। राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम, जब नेशनलिस्ट स्कूल डेवलप हुआ तो लोगों ने अपने रीजन की हिस्ट्री के बारे में भी लिखना शुरू किया, ये मोमेंटम आया रीजनल हिस्ट्री लिखने में। बखर इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्योंकि कई सारे इम्पोर्टेंट पीपल, कई सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जैसे पानीपत की लड़ाई और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। रीजन मैंने आपको बताया। 25 to 30 words आंसर लिखिए। व्हाट आर इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन बाय एम्परर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी, तुजो के बाबरी में उन्होंने क्या क्या लिखा, जहां जहां वो गए वहां वहां के सोसाइटी, लैंडस्केप, कल्चर के बारे में लिखते थे, अपने एक्सपीडिशंस के बारे में लिखते थे, और बहुत कुछ। मैंने इसका आंसर भी आपको यहाँ पे बताया था। ये रहा आई थिंक, यहाँ क्या क्या कंटेंट था इनकी डिस्क्रिप्शन, बैटल्स जो उन्होंने लड़ी, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अलग अलग शहरों में किए, जहां जहां वो ट्रेवल करते, वहां की इकोनॉमी, कस्टम्स और फ्लोरा एंड फौना के बारे में लिखते। फिर आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जस्ट आपको पता है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इन्होंने लिखी। नेशनलिस्ट स्कूल से थे, इन लोगों को मोटिवेट करना चाहते थे इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री मैंने इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी के राजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी, वी के राजवाड़े जी के बारे में भी हमने हिस्टोरियो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ा। 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, जो के 22 वॉल्यूम्स, 22 वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, अच्छे से लिखिएगा इन आंसर्स को आप। फिर ये है कंप्लीट द चार्ट, यहाँ पे भी मैंने आपको चार्ट कंप्लीट करके दिया है। ये वाला जो चार्ट है बाकी, ये बड़ा सा कलरफुल सा, ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ना डीएम करिएगा, अगर आप ये चार्ट कंप्लीट करते हैं ना तो आप मुझे उसका फोटो डीएम करिएगा। मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग कैसे
इनफैक्ट मैं ये पोस्ट भी कर देती हूँ आपको कंप्लीट करके। मैं अपना जो आंसर लिखूंगी ना, ये आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग तो मैं डालती रहूंगी। कि इनमें से भी कई सारे आंसर्स के मैं सोच रही हूँ, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस के आंसर्स पोस्ट करना शुरू करूं या नहीं, या आप लोग चाहेंगे कि मैं वीडियोस में आंसर्स को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊं। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी टोल्ड यू, जो अंग्रेज, जो यूरोपियंस इंडिया की हिस्ट्री को एक मैजिकल लैंड की तरह बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखते थे, वो पर्सपेक्टिव है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मैंने आपको समझाया, सबाल्टन समझाया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं, नोट्स चाहें तो मांग सकते हैं। ये रहा आपका क्विज, पूरे यूनिट का आपका ये क्विज है। ये आई थिंक आपके पीवाईक्यू में है, आई थिंक 2023 या 24 या 22, किसी तो 3 सालों में से किसी में आया है कि अमंग द वुमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट वुमेन इन 19th सेंचुरी, फोरमोस्ट वन कौन है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था, वुमेन ऑथर्स में औरतों के बारे में लिखने वाली 19th सेंचुरी में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट थी। ताराबाई शिंदे, मीरा कोसाम्बी, पंडिता रमाबाई, शर्मिला रेगे। चारों नाम है, चारों ही नाम फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है फोरमोस्ट वन कौन है। जाके पैराग्राफ में फिर से देखिए। जैसा मैंने कहा, इंस्टाग्राम है हिस्ट्री बाय सिमरन, फॉलो कर सकते हैं। मुझे नोट्स के लिए, डाउट्स के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए ईमेल भी कर सकते हैं historybysimran@gmail.com पे। और नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी कवर होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।